प्रिय छात्र छात्राओं और अजीज परम स्नेह के पात्र अभिभावकगण एवं बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी बंधुओं, बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और इस कोरोना जैसी महामारी में सभी परिवारों की स्वस्थता की कामना करता हूं। देखो बच्चों, कल जो बातें हम पढ़ रहे थे, तीसरे अध्याय में हमने जनजातीय किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया गया था। आज हमारे तीसरे अध्याय का 12वां पार्ट, 13 पार्ट होंगे कुल इस अध्याय के, और 12वां पार्ट जो है वो आगामी जो इसके किसान आंदोलन है उनसे संबंधित है। छात्रों, बच्चों और बेटों, अब जो किसान आंदोलन है उसका नाम है सीकर किसान आंदोलन। देखो, सीकर अपना एक पड़ोसी जिला है और उस समय सीकर एक जयपुर घराने का ठिकाना था और इस सीकर ठिकाने के जो ठाकुर थे और वो ठाकुर राव कल्याण सिंह थे। राव कल्याण सिंह यहाँ के प्रतिष्ठित ठाकुर थे और राव कल्याण सिंह ने यहाँ के किसानों पर अत्याचार किए, शोषण किया, अत्याचार किए, यहाँ के किसानों के साथ अमानविक व्यवहार किए। कहा जाता है राव कल्याण सिंह ने अपनी जो कर व्यवस्था थी उसमें 25 से 50% तक वृद्धि कर दी, यानी जो राजस्व था उस राजस्व से 25 से 50% वृद्धि कर दी और कल्याण सिंह ने इस राजस्व वसूली में किसानों के साथ अमानविक व्यवहार किए। कहा जाता है राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी द्वारा इसका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सबसे पहले रामनारायण चौधरी, ये रामनारायण चौधरी कहाँ के थे? नीम का थाना सीकर के थे। लेकिन इस रामनारायण चौधरी का एक और किसान आंदोलन से संबंध है, वो कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन से भी इसका संबंध रहा है। फिर दूसरी बात में एक बात देखी जाती है कि रामनारायण जी चौधरी के अलावा लंदन में एक अखबार छपता था। ये लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और लंदन में एक अखबार छपता था डेली हेराल्ड। जैसे अपने यहाँ दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर, राजस्थान पत्रिका, ये प्रतिष्ठित हिंदुस्तान टाइम्स जैसी आज पत्रिकाएं छपती हैं, तो वहाँ पर कुछ दैनिक समाचार पत्र छपते थे और उस दैनिक समाचार पत्र का नाम था डेली हेराल्ड। उसमें भी इस किसान आंदोलन का उल्लेख किया गया। कहा जाता है 1925 ईस्वी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद, देखो हमने अपनी संसदीय शासन पद्धति जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहते हैं और ब्रिटिश संसद के 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन भारतीय लोकसभा के समान है, जिसको आप निम्न सदन कह सकते हो, लोकप्रिय सदन कह सकते हो, और हाउस ऑफ लॉर्ड वरिष्ठतम लोगों का सदन था, जिसको आप उच्च सदन कह सकते हो, स्थायी सदन कह सकते हो। तो हाउस ऑफ कॉमन जो भारतीय लोकसभा के समान था, वहाँ पर इस हाउस ऑफ कॉमन के एक सदस्य थे और उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। उस पैथिक लॉरेंस ने भी वहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि हिंदुस्तान के राजपूताना क्षेत्र में, क्यों राजस्थान उस समय बना नहीं था, तो राजपूताना क्षेत्र के अंतर्गत जो सीकर ठिकाना है वहाँ पर अपनी बगावत है वो ज़्यादा हो रही। तो उस समय भरतपुर के ठाकुर थे और उसका नाम था देशराज। ये जो सीकर वाला जो क्षेत्र था ये जाट प्रधान था और जाट प्रधान में उस समय 5 क्षेत्र आते थे, जैसे नवलगढ़ आता है, मुकंदगढ़ आता है, डुंडलोद जो क्षेत्र आता है, मंडावा जो क्षेत्र आता है और यानी बिसाऊ जो क्षेत्र आता है। ये झुंझुनों के क्षेत्र हैं जो उस समय पंच प्यावणे के नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे।
तो ठाकुर देशराज ने क्या किया कि वहाँ के जाटों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1931 में अखिल भारतीय जो क्षेत्रीय जाट सभा का गठन हुआ था, यानी यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन में पैथिक लॉरेंस ने जब आवाज़ उठाई तो यहाँ के जाट एकत्रित हो गए और यहाँ के जाटों ने 1931 में कहाँ, पलसाना में एक अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन किया गया था। महासभा का गठन हुआ था। ये अखिल भारतीय जाट महासभा का जो गठन हुआ था 1931 में, पलसाना जो सीकर में था वहाँ पर इसका गठन हुआ। तो ठाकुर देशराज ने सोचा कि भाई ये जाट हैं और ये बाहुल्य क्षेत्र के किसान आज हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट का आमंत्रण है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जाटों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया कि 20 जनवरी, कितनी जनवरी है, 20 जनवरी 1934 को सीकर में एक सभा बुलाई और उस सभा को नाम दिया गया जाट यज्ञ। उसको नाम क्या दिया गया? जाट यज्ञ नाम दिया गया, या उसको जाट प्रजापति महायज्ञ। क्या नाम? जाट प्रजापति महायज्ञ। देखो इस यज्ञ का मूल नियोजन यही था कि जाटों को अपने अधीन करना, उनको संतुष्ट करना, या जाटों की बढ़ रही जो विरोध की भावना जो है उसको कुछ समय के लिए अंकुशित करना। ये उनका परम क्या रहा था? लक्ष्य रहा था। तो उस समय यज्ञ किया गया और इस जाट महाप्रजापति यज्ञ के जो अध्यक्ष थे या पंडित जो इसको आयोजन करवा रहे थे, उस पंडित का नाम क्या था? खेमराज था। उसकी देखरेख में यज्ञ शुरू हुआ। अब यहाँ से देखिए, यज्ञ भी हो गया, पंडित खेमराज थे वो इसके अध्यक्ष या इसके पुरोहित थे, और इसका आयोजन देशराज ने किया जो भरतपुर के थे। उसका मेन उद्देश्य था जो सीकर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन बढ़ रहा है उस किसान आंदोलन को कुछ अंकुशित करना था। अब एक बात हो गई, इस यज्ञ के बाद में क्या हुआ कि यहाँ के यज्ञपति जो हुकुम सिंह थे, कौन थे? हुकुम थे। हुकुम सिंह थे जो यज्ञ का आयोजन के मुख्य संचालक तय किया था इसको। उसको हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। कौन निकालना चाहते थे? यहाँ के जो जाट थे वो हुकुम सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन कल्याण सिंह इसके विरुद्ध थे। इस जुलूस के विरुद्ध कौन थे? वो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे कि ये जुलूस निकाले। क्यों? क्योंकि कल्याण सिंह ये मानते थे कि हाथी और घोड़े पर बैठने का अधिकार सिर्फ राजपूतों को है। यानी उनका मानना क्या था? हाथी व घोड़े पर बैठने का जो अधिकार है वो बैठने का अधिकार सिर्फ किसको है? वो बैठने का अधिकार सिर्फ देखा जाए तो किसको है? कल्याण सिंह को है। कल्याण सिंह या राजपूतों को ही है। तो यहाँ जो सामाजिक आधार पर प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि राजपूत जाटों को हीन मानते थे, वो अपने बराबर का नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जाट जाति जो है वो आपसे नीची है और उसको हाथी और घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो इस बात को लेकर और मामले सही रहे, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के सवाल को लेकर जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया। और उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था? छोटू राम ने। इसकी सूचना जयपुर के महाराजा तक पहुंचा दी थी। छोटू राम नाम के जाट थे और उसने ये सूचना किस तक पहुंचा दी? जयपुर के महाराजा तक। किसने पहुंचाई? छोटू राम ने। क्या पहुंचाई? कि साहब हाथी और घोड़े पर बैठने के कुछ विवाद हो चुके हैं। किसके बीच? कल्याण सिंह और जाटों के बीच। क्योंकि जाट क्या चाहते हैं? जुलूस निकालना। किसका? हुकुम सिंह का। किस यज्ञ के बाद? जाट प्रजापति महायज्ञ के बाद। यज्ञ के पुरोहित कौन थे? खेमराज। यज्ञ कब आयोजन हुआ? 1934। यज्ञ करवाने के पीछे किसका उद्देश्य था? ठाकुर देशराज का प्रमुख उद्देश्य था। उसी किसान आंदोलन के बाद एक किसान आंदोलन हुआ, खुड़ी किसान आंदोलन। ये खुड़ी किसान आंदोलन था 1925 में। ये भी सीकर था। ऐसा माना जाता है कि इस खुड़ी किसान आंदोलन के अंतर्गत भी यहाँ पर जो एक बारात आई थी और उस बारात में क्या हुआ था कि कुछ किसान नेता थे। तो किसान नेता थे तो उसमें राजपूत थे, वो घोड़ी पर उनको बैठने नहीं दे रहे थे। तो इसको घोड़ी पर बैठने को उस बारात में कुछ झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पर खुड़ी में भी कुछ जातीय क्षेत्र के ऐसी बगावत हुई थी जो भी एक बड़े परचम के रूप में फैल गई थी कि भाई यहाँ के ठाकुर जो हैं वो अन्य कास्टों को अपने बराबर का नहीं मानते और उनके सामाजिक जो सरोकार हैं उनमें
क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो इस तरीके से उनका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। फिर तीसरा किसान आंदोलन हुआ सीकर का, और उसको आप कहते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन कह सकते हो, आप उसको जकात किसान आंदोलन कह सकते हो, आप उसको तेरावटी किसान आंदोलन कह सकते हो, आप उसको कटलाथर किसान आंदोलन कह सकते हो। तो ये कई नामों से आप उसको जान सकते हैं या लिख सकते हैं। तो कटलाथर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, जकात किसान आंदोलन और तेरावटी किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन 1931 टू 1935 के मध्य था, 34 के मध्य था। अच्छा, ये किसान आंदोलन कहाँ हुआ, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा लक्ष्मण का वास कटलाथर सीकर, जो आपके नवलगढ़ रोड पर है। तो वहाँ पर ये किसान आंदोलन हुआ था। देखो इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि उस समय जो राजपूत थे, ठिकानेदार थे, प्रतिष्ठित लोग थे, वो समाज की महिलाओं के साथ कुछ अपमानजनक व्यवहार करते थे या उनको एक केवल भोग की वस्तु समझते थे। और यहाँ पर एक नज़दीक गांव है, उस गांव का नाम था बोसाना गांव। उस बोसाना, ये पोसाना नहीं, अभी बोसाना, बोसाना गांव में महिलाओं के साथ कुछ अपमानजनक व्यवहार कर दिया, महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया। किसने कर दिया, ठाकुर कल्याण सिंह के कर्मचारियों के द्वारा, यानी अब बोसाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया। इसका नेतृत्व किसने किया, उस समय इनका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किसने किया, किशोरी देवी। और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, कैप्टन हरलाल सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जो कैप्टन हरलाल सिंह हैं, उन हरलाल सिंह की क्या थी, पत्नी थी। दूसरी महिला इससे जुड़ी थी उत्तमा देवी। कौन जुड़ी थी, उत्तमा देवी। और उत्तमा देवी किसकी पत्नी थी, देशराज की पत्नी थी, ठाकुर भरतपुर के थे उसके। और ये उत्तमा देवी इस सम्मेलन की क्या रही थी, ओजस्वी वक्ता रही थी। यानी जो इसमें स्पीच दिया था, जो भाषण देने का काम जो किया था, वो भाषण देने का काम, स्पीच देने का काम उत्तमा देवी ने किया था। इस किसान आंदोलन से और जुड़े हुए लोग कौन थे, तो उनमें और जुड़ी हुई देवी जो थी, रूमा देवी थी, जो इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। फुल्ला देवी थी, जो 80 वर्ष की थी, अधिकतम उम्र की महिला थी, जो इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। दुर्गा देवी थी, रामप्यारी देवी थी। ये कई महिलाएं ऐसी थी जो यानी इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इन किसान आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया। देखो विश्व जगत में पहली बार महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया। विश्व जगत में प्रथम बार, अगर देखो यहाँ बात देखिए, प्रथम बार महिलाओं ने अगर किसी आंदोलन में भाग लिया है तो वो रूस की क्रांति में लिया था 8 मार्च 1917 को। और यही कारण है कि उस 8 मार्च 1917 को जब भाग लिया था तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है क्योंकि विश्व जगत में पहली बार महिलाओं ने संगठित होकर किसी आंदोलन में भाग लिया है तो रूस की साम्यवादी क्रांति में 8 मार्च 1917 को लिया था। और उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी चीज़ देखिए आप यहाँ से, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे आपके नरोत्तम लाल जोशी जी इससे जुड़े हुए थे। इसी किसान आंदोलन से नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष थे। राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी जी हैं। उसके अलावा कैप्टन हरलाल सिंह थे, कैप्टन हरलाल सिंह थे, उन्होंने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद यानी तुलछाराम थे जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आसाराम थे, वो भी इसी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। टीकूराम थे, वो भी इसी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। यानी इस आंदोलन के अंतर्गत 175 आदमियों ने क्या दी थी, गिरफ्तारी दी थी। कितने आदमियों ने, 175 आदमियों ने यानी इसके अंतर्गत क्या दी थी, अपनी गिरफ्तारी दी थी।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्या होती हैं, आती हैं। तो ये किसान आंदोलन कटलाथर का था। तो पहली बार इतने बड़े क्षेत्र पर संगठित होकर किसानों ने क्या लिया था, भाग लिया था। देखो इसी के साथ एक और किसान आंदोलन भी जुड़ा हुआ था। 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा, यानी ये भी आपको याद रखना है, जयसिंहपुरा, जो जयसिंहपुरा आपका किसका हिस्सा था, झुंझुनू का हिस्सा था। उस जयसिंहपुरा में किसानों पर क्या चलाई थी, किसानों पर गोलियां चलाई थी। और किसानों पर गोलियां चलाई थी तो इस पर क्या हुआ था, एफएस बंग आयोग बना था। क्या बना था, बंग आयोग बना था, या एफएस बंग को भेजा था इसकी जांच के लिए। और पहला किसान आंदोलन था जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। तो ये भी 1934 के अंतर्गत ही संचालित हुआ था। फिर दूसरी चीज देखिए, अगला किसान आंदोलन जो है वो बेगू किसान आंदोलन है। अगला किसान आंदोलन जो है वो कौन सा किसान आंदोलन है, बेगू। देखो ये बेगू किसका हिस्सा है, तो बेगू जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा आएगा, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आएगा। और चित्तौड़गढ़ वाला बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य संचालित हुआ। कब से कब तक हुआ, 1921 से 25 तक। ये जो बेगू था वे मेवाड़ के ए श्रेणी का घराना था, मेवाड़ का ए श्रेणी का घराना था, या आप ये कह सकते हो 16वां, यानी उसके अंतर्गत जो ठिकानेदार होते थे उनकी श्रृंखला होती थी 16, 32, गोल, ये उनकी होती थी। सबसे छोटा गोल होता था, फिर 32 होता था, फिर 16 सबसे बड़ा होता था। तो ये 16 अंक का घराना था। कौन सा घराना था, 16 अंक का घराना था। यहाँ पर सर्वाधिक जो किसान थे वो सर्वाधिक किसान बिजोलिया की तरह कौन सी जाति के थे, धाकड़ जाति के थे। यहाँ के जो किसान थे, सर्वाधिक जो किसान यहाँ पर रहते थे वो धाकड़ जाति के। यहाँ के ठिकानेदार ठाकुर अनूप सिंह थे। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे, तो ठिकानेदार हैं जिसका नाम है ठाकुर अनूप सिंह। कौन है, ठाकुर अनूप सिंह। यहाँ पर पहली बार कि धाकड़ जाति का जो सम्मेलन हुआ था, और वो देखो ये किसान आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, ठिकानों में एकता है। यहाँ पर लाटा और कुत्ता पद्धति के विरुद्ध हुआ था। लाटा व कुत्ता पद्धति के विरुद्ध हुआ था। यानी आंदोलन जो था ये मेवाड़ के 16 घरानों में से एक था। आंदोलन जो हुआ था लाटा कुत्ता पद्धति के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था, यानी उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। किसके विरुद्ध, लाटा और कुत्ता पद्धति। किसने किया, धाकड़ जाति। तो पहला सम्मेलन हुआ 1921 में मैनाल के भैरूकुंड पर। कब हुआ, 1921 में। कहाँ पर हुआ, मैनाल। और मैनाल जो क्षेत्र है वो भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा मैनाल, तो वहाँ पर ये एक सम्मेलन हुआ था। यहाँ के किसानों का नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया, विजय सिंह पथिक। दूसरे व्यक्ति कौन रहे, रामनारायण चौधरी रहे। और तीसरे व्यक्ति कौन रहे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, माणिक्य लाल वर्मा। ये सभी व्यक्ति थे जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इन किसानों ने अपनी बातों पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। और वो सम्मेलन कब बुलाया, 23 जुलाई सन 1923 को बुलाया। कब बुलाया, 23 जुलाई सन 1923 को बुलाया था। कहाँ पर, गोविंदपुरा में। कहाँ बुलाया, गोविंदपुरा में। किसने बुलाया, किसानों के जो नेता थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा ने सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया, गोविंदपुरा में। उस समय यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, ट्रेच। अंग्रेज अधिकारी कौन है यहाँ, तो अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो कौन है, ट्रेच है। तो अंग्रेज अधिकारी हैं वो ट्रेच थे। और ट्रेच ने क्या चला दी थी, गोलियां चलवा दी। क्या चलवाई, गोलियां चलवाई। और जिसमें 2 क्रांतिकारी शहीद, किसान शहीद हुए, रूपाजी धाकड़ और वह करपाजी धाकड़। यानी 2 शक्तिशाली क्रांतिकारी इसमें क्या हो गए, शहीद हो गए थे। कौन, रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़। तो रूपाजी और करपाजी धाकड़ इसके अंतर्गत क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। जिससे इस किसान आंदोलन की जो चर्चाएं थी वो जोरों पर चल पड़ी थी। फिर यहाँ पर एक बात आती है, और वो आती है कि ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों के साथ एक समझौता किया।
यानी ठाकुर अनूप सिंह ने क्या किया था, किसानों के साथ एक समझौता किया था जिसमें एक बात कही थी कि हम बेगार प्रथा को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी अनूप सिंह व किसानों के मध्य, एक तो आप यहाँ किसान भी लिख सकते हो और किसान नहीं लिखो तो यहाँ राजस्थान सेवा संघ भी लिख सकते हो, राजस्थान सेवा संघ लिख सकते हो। आप दोनों में से जो भी उपयुक्त समझो, राजस्थान सेवा संघ या किसानों के मध्य अनूप सिंह के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम क्या था, बोल्शेविक समझौता। कौन सा समझौता, बोल्शेविक समझौता। उस बोल्शेविक समझौते के अंतर्गत अनूप सिंह ने क्या कहा था कि हम जो आपकी राजस्व में जो वृद्धि हुई है जिसको कम कर देंगे, और जो बेगार प्रथा थी, जो बिना मेहनताना दिए जो उस समय किसानों से जो काम करवाते थे, हम उसको समाप्त कर देंगे। ये बात किसने कही, अनूप सिंह ने। किसको कही, राजस्थान सेवा संघ या किसानों को। किस समझौते में, बोल्शेविक समझौते में। और बोल्शेविक समझौते में क्या कहा कि हम बिना मेहनताना दिए जो आपसे काम करवाया जाता है, उस काम की बेकार जो ली जाती है वो हम नहीं लेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये बात किसने कही, अनूप सिंह ने कही। किस समझौते में कही, बोल्शेविक समझौते में कही। उस समय यानी ट्रेच ने गोलियां चला दी तो ये मामला बिगड़ गया था। अब वहां पर क्या हुआ, ट्रेच आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने रिपोर्ट दी कि ट्रेच तो निर्दोष है, उसने तो केवल कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया था। तो अनूप सिंह जो थे, अनूप सिंह को यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटाया। किसको हटाया भाई, अनूप सिंह को हटाया। अनूप सिंह को यहाँ से हटाया और उसकी जगह अमृतलाल मुंशी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, अमृतलाल मुंशी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया भाई, अमृतलाल मुंशी को नियुक्त किया। और अनूप सिंह को यहाँ से क्या कर दिया था, हटा दिया था और ट्रेच नामक जो आयोग का गठन किया था और अनूप सिंह को यहाँ से हटाकर अमृत मुंशी को लगा दिया। ट्रेच आयोग के अंतर्गत जो ट्रेच ने गोलियां चलाई थी उसको निर्दोष साबित यहाँ पर कर दिया गया था। तो ये किसान आंदोलन था जो बेगू किसान आंदोलन के रूप में आता है। इसमें भी ये 3 प्रश्न, एक तो मेनाल वाला याद रखना, एक गोविंदपुरा वाला याद रखना, एक रूपाजी करपाजी धाकड़ सहित हुए एक ये बोल्शेविक समझौता जिसमें बेगार प्रथा की समाप्ति याद रखना, एक लाटा कुत्ता प्रथा के विरुद्ध यह आंदोलन संचालित हुआ। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले किसान आंदोलन के रूप में बरड़ किसान आंदोलन। देखो, बरड़ किसान आंदोलन, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो डाबी किसान आंदोलन। इसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो, डाबी किसान आंदोलन। डाबी भी लिखा जा सकता है, डाबी आंदोलन भी आप इसको कह सकते हो और बरड़ किसान आंदोलन भी कह सकते हो। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं बरड़ क्या है। यानी बूंदी में जो पथरीला क्षेत्र है उसको बरड़ कहते हैं। वो कहाँ पर है भाई, बूंदी में पथरीला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है। उस पथरीले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बरड़ कहते हैं। और बूंदी क्षेत्र में इसकी शुरुआत कब हुई, 1922 में हुई थी। इस 22 में इसकी क्या हुआ, एक तो लागत के विरुद्ध था, उस समय लाग बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बेगार प्रथा के विरुद्ध थी और ऊंची दरों पर राजस्व की वसूली, ऊंची दरों पर राजस्व की वसूली की जाती थी। राजस्व की क्या की जाती थी, वसूली की जाती थी। ऊंची दरों पर राजस्व की वसूली, लागत और बेगार, इनके विरुद्ध यह आंदोलन खड़ा हुआ था। कहा जाता है 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ भाई, 2 अप्रैल 1923 को कहाँ हुआ, डाबी गांव में सम्मेलन हुआ। और डाबी गांव में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया था नेनूराम शर्मा ने किया। एक बात बच्चों और बता दो, अगर कई बार आपको बरड़ किसान आंदोलन पूछ ले तो उसमें आप लिखोगे रघुवीर शर्मा। आप क्या लिखोगे, रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में, ऐसा आप इसके अंतर्गत लिखोगे। तो बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तो उसमें आप लिखोगे रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में, ये बात आपको लिखनी है। और डाबी किसान आंदोलन का नेतृत्व जो इसी का दूसरा हिस्सा मैंने बताया था, उसमें आप लिखोगे नेनूराम शर्मा लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस कमिश्नर कौन थे इस समय, तो पुलिस कमिश्नर, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उस पुलिस कमिश्नर का नाम था इकरार हुसैन। कौन है, इकरार हुसैन। इकरार हुसैन ने क्या चला दी, गोलियां चला दी। क्या चला दी, गोलियां चलवा दी। गोलियां चलाने में कौन शहीद हो गए,
नानक भील और देवीलाल गुजर। देवीलाल गुजर और नानक भील ने क्या हो गए, शहीद हो गए थे। गोलियां किसने चलाई, इकरार हुसैन ने। किसे, नानक भील ने गीत भी लिखा था, झंडा गीत लिखा था, और देवीलाल गुजर इसके अंतर्गत क्या हो गए, शहीद हो गए थे। और कहा जाता है फिर 1925 ईस्वी के अंतर्गत हाड़ौती संघ के परिचय के लिए नैनूराम शर्मा को नियुक्त किया, अधिकृत किया। तो ये किसान आंदोलन ब्राड है। एक बार फिर बताना चाहूंगा, ब्राड किसान आंदोलन और डाबी ये दो है भाई। तो ब्राड क्षेत्र में तो आप लिखेंगे रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में, और ब्राड बूंदी का पथरीला भाग है। इसकी शुरुआत 1922 में और 23 में डाबी में एक सम्मेलन हुआ, नैनूराम शर्मा, वहां कई किसान एकत्रित हुए। पुलिस अधीक्षक थे इकरार हुसैन, उसने गोलियां चलवा दी थी देवीलाल गुजर और वो उसमें शहीद हो गए थे। नानक भील ने झंडा गीत लिखा था। और फिर इस बात को संतुष्ट करने के लिए, इकरार हुसैन की बातों को दबाने के लिए यहाँ पर किसको भेजा गया था, यानी उस समय जो उसको भेजा था साधु नैनूराम शर्मा जी को अधिकृत किया गया था। अगली चीज आपकी आती है नीमू चूना किसान आंदोलन। नीमू चूना किसान आंदोलन के रूप में आती है। पहली बात तो है नीमू चूना किसका हिस्सा है, तो आप इसके अंतर्गत लिखोगे ये अलवर का हिस्सा है। अच्छा, अलवर में ये सभा कौन सी जगह हुई थी, बानसूर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी, बानसूर। और बानसूर में इस आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे, तो अलवर के जो शासक हैं वो अलवर के शासक थे जयसिंह। कौन थे, जयसिंह नाम के व्यक्ति थे, वो जयसिंह अलवर के शासक थे। इसका नेतृत्व किसने किया किसान आंदोलन का, तो महिला का नाम पूछे तो सीता देवी लिखेगा। सीता देवी जो किसकी, रघुनाथ सिंह की पुत्री है। किसकी पुत्री है, रघुनाथ नाथ सिंह की पुत्री है। रघुनाथ सिंह की पुत्री है भैया, तो यानी रघुनाथ सिंह की पुत्री लिखोगे वो सीता देवी। और दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक तो माधो सिंह है और एक गोविंद सिंह है। इन माधो सिंह और गोविंद सिंह ने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था पुकार। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहा जाता है कि इस किसान आंदोलन का कारण क्या था। एक तो 1921 में सरकार अलवर ने एक निर्णय लिया था, आप उसको अलवर कह सकते हो या अलवर सरकार कह सकते हो। उसने एक निर्णय लिया कि सूअर मारने पर प्रतिबंध था। क्या मारने पर प्रतिबंध था, सूअर मारने पर प्रतिबंध था। क्या था भाई, सूअर मारने पर प्रतिबंध था। एक बात तो ये बड़ी थी, अब सूअर मारने पर जब प्रतिबंध था तो सूअर मारने पर प्रतिबंध होने के कारण ये सूअर थे, ये उस समय खेती को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए जनता इन्हें प्रतिबंध को गलत मानती थी। दूसरी बात, राजस्व की जो दर थी, राजस्व की दर में 3/4 वृद्धि कर दी। पहले जहां 1 रुपया लगता था उस पर 3 गुना वृद्धि हो गई, अब 4 रुपये हो गई। तो 3/4 उसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। इन सभी के विरुद्ध क्या हुआ, 14 मई सन 1925, कितनी तारीख है, 14 मई सन 1925 को नीमू चूना के बानसूर में क्या हुई, एक सभा हुई। और वहां पर सभा में क्या थे, जो पुलिस कमिश्नर थे, कौन थे, पुलिस कमिश्नर जो थे, और उस पुलिस कमिश्नर का नाम था छाजू सिंह। उस छाजू सिंह ने निर्मम रूप से, आप इसको क्या लिखेंगे, निर्मम रूप से क्या चला दी, गोलियां चला दी। किसने चला दी, पुलिस कमिश्नर छाजू सिंह ने निर्मम रूप से यहाँ पर क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी। और उस गोलियां चलाने से 156 किसान क्या हो गए, किसान शहीद हो गए। कहाँ हो गए, शहीद हो गए। इस बात को रियासत नामक पत्रिका ने, कौन सी पत्रिका ने, रियासत नामक पत्रिका ने छापकर दिल्ली पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया, इस सूचना को दिल्ली पहुंचाया था। महात्मा गांधी ने इसकी जब सूचना मिली, जब इसका अध्ययन किया, तो गांधी जी ने, किसने भाई, गांधी जी ने अपनी पत्रिका थी यंग इंडिया, कौन सी पत्रिका है, यंग इंडिया में इसे दोहरी जनरल डायर शाही का, क्या कहा, दोहरी जनरल डायर
शाही का, यानी कि जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निर्मम रूप से हत्याएं की थी, उससे इसकी तुलना किसने कर दी थी? जो अपने महात्मा गांधी जी जो थे, उसने इसकी तुलना कर दी थी। फिर एक बात यहाँ पर होता है कि जो ये रियासत नाम की पत्रिका, इसमें इसको दूसरा जलियांवाला बाग का, इसको रियासत पत्रिका जो थी, पत्रिका में इसको दूसरा जलियांवाला बाग का क्या कहा? जलियांवाला बाग कहा। तो दूसरा जलियांवाला बाग किसको कहा गया था? दूसरा जलियांवाला बाग कहा गया था रियासत नामक पत्रिका में नीमूचूना कांड में। तीसरी चीज यहां से आती है ब्यावर। एक चीज यहां पर आती है ब्यावर, और ब्यावर से प्रकाशित तरुण समाचार पत्र, तरुण समाचार पत्र, उसमें इसका सचित्र वर्णन किया गया, यानी इसका जो एक चित्र बना के प्रस्तुत किया गया था वो बनाया गया था। और इसकी जांच के लिए मणिलाल कोठारी आयोग बनाया गया था। इसकी जांच के लिए मणिलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो नीमूचूना का सचित्र किया गया था। पुकार नामक पत्रिका में भी इसका क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। करमवीर और हरिजन नाम की पत्रिका में भी इसका उल्लेख हुआ है। तो आप यहाँ पर करमवीर व हरिजन नाम की पत्रिका का भी उल्लेख इसके अंतर्गत कर सकते हो, जिसमें इसका क्या हुआ? उल्लेख हुआ है। आपकी बुक में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें ये चीजें हैं। इनमें देखो, सीता देवी महिला याद रखना, बानसूर याद रखना है, सुअर पर प्रतिबंध, 3/4 राजस्व वसूली में सामंती अत्याचार थे, 14 मई को सभा हुई, कमिश्नर छज्जू सिंह रियासत पत्रिका ने दिल्ली पहुंचाया, उसी ने जलियांवाला बाग का, गांधी जी ने यंग इंडिया में दोहरी जनरल डायर शाही का, तरुण में इसका सचित्र वर्णन हुआ, करमवीर हरिजन में भी इसका उल्लेख हुआ, माधो सिंह ने इसका नेतृत्व किया, गोविंद सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ये सारी चीजें जो आपको हैं वो इस बिंदु में तय करनी है। इसके साथ मेरे प्रिय बच्चों, आज का जो टॉपिक था किसान आंदोलन वो पूरा हुआ। अब इस टॉपिक का लास्ट बिंदु होगा प्रजामंडल आंदोलन, जो कल 5 जून की तारीख में आपको पढ़ा दिया जाएगा। प्रिय छात्रों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, माता पिता का, बूढ़े दादा दादी जी जो हैं उनका अच्छा ध्यान रखना, और इन चीज़ों के नोट्स बनाना। जो PDF दी गई है उस PDF को पढ़ना। कोई भी चीज़ की दिक्कत आए तो तुरंत कॉल करके हर पृष्ठ पे नंबर लिखे हुए आप पूछ लेना, आप अच्छे पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम क्लासों में जुड़ेंगे। अब हिस्ट्री का लास्ट पार्ट आपका 6 जून से शुरू हो जाएगा, चौथा पार्ट होगा, फिर पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे 1-2 महीने में मैं आपकी पूरी ऑनलाइन क्लासों में करूँगा, और फिर आपको क्लासों में भी ये चीज़ बेहतर पढ़ाई जाए। तब तक के लिए मैं सभी अभिभावक गणों से विदा चाहता हूँ, सभी मेरे प्रिय बच्चों से विदा चाहता हूँ, और मेरे संस्था प्रधान निदेशक महोदय की ओर से आप सभी के परिवार और आपके परिवारजन और आपके अजीजों की स्वास्थ्य की शुभकामना करता है। इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय